अगर हमारा मसला सिर्फ इतना होता कि हमारे मुल्क में कभी सही मानों में जमहूरियत नहीं आई तो ये बात कुछ समझ में आती थी, मगर हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास अगर कोई डिक्टेटर भी आया तो उसमें 3 खासियतें थी: बदशक्ल, बदबख्त, बददिमाग। तो ये हमारा वो अलमिया है कि हमें कभी कोई डिक्टेटर भी ऐसा नहीं मिला कि जो ताइवान या वियतनाम जैसी छोटी मोटी तरक्की ही पाकिस्तान को दे देता, मुतलकुल अनान होता, अपनी करता, मगर कम से कम उसके पास एक सानवी दर्जे का इतना दिमाग मौजूद होता कि वो मुल्क के लिए कोई छोटी मोटी ऐसी पॉलिसियां बना लेता कि चले हम ये कहते हैं कि ठीक है जी डिक्टेटर आया था मगर वो ये छोटे मोटे काम अच्छे कर गया, चले चीन वाली तरक्की हमारे नसीब में ना सही, सिंगापुर वाली तरक्की हमारे नसीब में ना सही, मगर किसी हद तक वो मुल्क को किसी रस्ते पर डाल जाता। तो हमारा मसला ये है कि हमें जो भी दुश्मन जहाँ मिला वो पुख्ता कार जफा मिला, ना कोई ज़रब गलत पड़ी ना कोई तीर खता हुआ। तो हमारा असल अलमिया ये है कि हम इस कदर बदनसीब मुल्क। अभी मैं पिछले दिनों एक चीज़ देख रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1937 का इजलास है और उसका उसमें एक मेमो था जिसके अंदर एक डिक्लेरेशन थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि इजलास में किन चीज़ों से मुताल्लिक बात हुई है। तो उसमें मैं ये देख रहा था कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो ये कह रहे हैं कि हम ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं हम इनकी इजारादारी नहीं कबूल करेंगे और इनके ऊपर हम बहुत सारी पाबंदियां लगाएंगे और इनकी ज़मीनों को आम लोगों में तकसीम करेंगे। इस किस्म की कुछ बातें वहाँ पे हो रही थी। तो 1937 में जब ये हुआ तो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि यही वजह थी कि बहुत सारे बड़े बड़े जागीरदारों वडेरों ने और ये जो नंबरदारों ने जाके कायद-ए-आज़म को ज्वाइन किया। शायद कायद-ए-आज़म ने सियासी लिहाज से इस चीज़ को बेहतर समझा कि अभी एक ऐसा मौका है कि जो बड़े बड़े फन्ने खान किस्म के लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं, उनको अपने पास बुलाने का यही तरीका है कि उनको ये बताया जाए कि नेहरू तो रिफॉर्म्स कर रहा है, वहाँ पे तो ज़री रिफॉर्म हो रही हैं, लैंड रिफॉर्म हो रही हैं, तो आप मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें, हम आपको वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ देंगे, फिर हम सब मिलके किसी दूसरे मुल्क की जो है वो उस कहानी छेड़ेंगे जिस मुल्क में आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। तो वो तमाम लोग जिनके नामों के साथ सर लगता था, जो पहले अंग्रेज़ के लिटरली कुत्ते नहलाते थे और उसके बाद उन्हें कुत्ते नहलाने के ऊपर सर का खिताब दिया गया, तो उनकी नस्लों ने मिलकर एक ऐसे मुल्क की बुनियाद रखी। चूँकि बुनियाद ही गलत थी तो इसलिए आज उसका अंजाम भी गलत है। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो हमारे मुल्क की बुनियाद है हमें आज तक वही समझ नहीं आई कि किन बुनियादों के ऊपर हमारा मुल्क बना। देखिए ये जो 2 कौमी नज़रिया या 3 कौमी नज़रिया ये पिछले 77 सालों में एक ढकोसला बन चुका है। उसकी वजह है कि जिस कौम ने या जिस खित्ते ने पाकिस्तान की असल लड़ाई लड़ी थी वो खित्ता तो पाकिस्तान से अलग हो गया, वो तो बांग्लादेश की सूरत में पाकिस्तान। अच्छा, उन्होंने फिर इस बात पे भी इक्तफा नहीं किया कि वो अपना नाम रख लें जी मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, कोई तो मतलब पाकिस्तान किस्म का कोई ना कोई नाम रख लें। तो उन्होंने अपना नाम भी बिल्कुल हमसे जुदा रखा, यानी पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस तो बांग्लादेश के अलहदा होने के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया और उनको अलहदा भी इसलिए किया गया या होने दिया गया कि आपकी जो ज़हनी सतह थी वो उनसे मैच नहीं करती थी। वहाँ पे वही रिफॉर्म्स की बात होती थी कि निचली सतह के ऊपर इख्तियारात जाएं और आपके पास यहाँ पे जो है वो नस्ल दर नस्ल वडेरे बैठे हुए थे, जागीरदार बैठे हुए थे। तो उन्होंने इस बात में आफियत जानी कि भाई ये हमसे अलहदा हो रहे हैं। उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं था। अगर कोई 2 कौमी नज़रिया होता तो उन्हें छोटा मोटा अफसोस होता कि देखें जी ये इस्लाम के असूलों के ऊपर मुल्क बना है और ये 2 कौमी नज़रिए पे मुल्क बना है, तो इसलिए हमारे लिए बड़ा मुकद्दस है। हमारी 4 सीटें ऊपर, उनकी 4-5 सीटें ऊपर, हमारी 2-4 नीचे, कोई बात नहीं, हम उन्हें तस्लीम कर लेते हैं। मगर मसला तो वो कभी था ही नहीं। मसला था ताकत का, मसला था जागीरदारी का, मसला था वडेरिज़म का था। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, वो सर शाहनवाज की औलाद है। अब जहाँ पर सर लग जाए ना तो आप वहाँ समझ जाएंगे ये वही अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं जिनको बात के अंदर, उसके रिवार्ड के अंदर इनको जागीरें दी गई और ये आज तक हमारे सरों के ऊपर मुसलत हैं। यही वजह है कि हमारा मुल्क वो एक ख़ास सतह से आगे नहीं बढ़ सका, बल्कि अब तो हर गुजरते दिन के साथ नीचे जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इस तरह के मुल्क में और इस तरह की अफरा तफरी की, जहाँ पर एक सियासी किस्म की अफरा तफरी है, जहाँ पर आपको ये समझ नहीं आती कल सुबह क्या होगा, जहाँ पर कोई निज़ाम इंसाफ नहीं है, निज़ाम अदल नहीं है, जहाँ पर कोई पार्लियामेंट नहीं है, जहाँ पर ये नहीं मालूम होता कि ये मुल्क कहाँ से चलाया जा रहा है, कौन इसको चला रहा है। जो मुल्क को चला रहा है, कानून की किताब कहती है कि वो मुल्क को नहीं चला सकता और वो खुद भी कहता है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वही खुल के सामने आ जाए और बोले हाँ जी मैं मुल्क चला रहा हूँ, मैं इसका बड़ा हूँ, मेरे हाथ में सारी भाग दौड़ है, वो बात जितनी गलत सही मगर कम से कम वाज़ेह तो हो जाएगी। ये तो सबके सामने आ जाएगा ना कि मुल्क असल में कौन चला रहा है। अब मसला ये कि मुल्क असल में वो चला रहा है और वो रोजाना ये दावा करता है कि मैं ये मुल्क नहीं चला रहा, ये असल में पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम बिल्कुल बेख्तियार हैं, ये कहीं और से चल रहा है। अब अगर गन सामने हो तो उसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है।
उसका कोई ना कोई सद्देबाप किया जा सकता है। अब ये वो गंद है जो है भी और आपके सामने भी नहीं है। तो इसलिए इस मुल्क का कोई हल निकालना, इस मुल्क को मुश्किल से निकालना सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि जब जो है वो सामने आए। अब जो एजेंसियां हैं उनका काम था दुश्मनों से लड़ना, दुश्मनों की नाकाबंदी करना, उनकी पेशबंदी करना, उनके लिए यानी उनके खिलाफ यानी सुराग रसानी करना। वो पिछले 77 साल से हमारी सुराग रसानी करते रहे, हमारे घरों में कैमरे लगाते रहे, हमारे पीछे पड़े रहे, जजों के पीछे पड़े रहे, यानी सियासतदानों के पीछे पड़े रहे। वो हर तरीके वो जो काम मुल्क से बाहर करना था वो मुल्क के अंदर करते। सिचुएशन ये है कि आप मोहम्मद बिन सलमान को कहते हैं कि आप पाकिस्तान आए, जबकि पिछले दिनों जब उनके ताजिर पाकिस्तान में थे तो वो उनका 1 हफ्ते का प्लान था, वो 5 दिन में वापस भाग गए। अब समझ नहीं आई कि भाई क्या मसला हुआ कि वो अपने प्लान से पहले वो तमाम लोग क्यों वापस चले गए। उसके बाद आप मोहम्मद बिन सलमान को कहते हैं कि आप पाकिस्तान आए। भाई यहाँ पे कोई दोस्त मुल्क नहीं होता, हर मुल्क के अपने मफाद होते हैं, मुल्क अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अब जब आप मोहम्मद बिन सलमान को यहाँ आने का कह रहे हैं और आप कह रहे हैं जी आप हमारे पावर सेक्टर में आके सरमायाकारी करें, तो जनाब आप तो दिन रात इस बात को रो रहे हैं कि अब बिजली हमारे पास सरप्लस है। गर्मियां होने के बावजूद मुल्क के अंदर बिजली की डिमांड कम होती जा रही है। उसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि सरमायाकारी नहीं हो रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, कारखाने बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो कमर्शियल बिजली की पैदावार, तो कमर्शियल जो बिजली की डिमांड है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जा रही है। दूसरा ये कि बिजली चूंकि महंगी है, 80% आप बिजली का जो यानी यूनिट है या जो बिल है उसके अंदर 80% चार्जेस कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो कि आपने गलत IPOs लगा के आपने उनको दिए हैं। अब आपको इस बात का डर है कि जब डिमांड कम हो रही है तो कैपेसिटी चार्जेस की मद में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उधर आप रो रहे हैं कि आपके पास बिजली ज़्यादा बन रही है। पिछले दिनों में मुस्लिम लीग के दौर में खूब इन्होंने दबा के कमीशन के चक्कर में बहुत सारे प्रोडक्शन प्लांट इन्होंने लगाए हैं। अब वो उसमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा तो बंद हो चुके हैं अपनी नाअहली और अपने नकट्टूपन की वजह से, मगर जो हैं उनका ये हाल है कि अब उनसे बनी हुई बिजली लेने वाला सामने कोई आदमी मौजूद नहीं है। वो वक्त गुजरने के साथ साथ उस बिजली की डिमांड कम होती जा रही है। जब आपके पास बिजली की डिमांड कम होती जा रही है तो उस सूरत में आप मोहम्मद बिन सलमान को कह रहे हैं कि आप आके हमारे पावर सेक्टर में सरमाया करें, जो कि बिल्कुल समझ और अकल से बाहर है। यानी इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि अब हमें उसी किस्म का अफसोस हो रहा है अपने मुल्क पे कि जब हम किसी खूबसूरत जानवर को देखते थे तो उसकी एक टांग टूटी हुई होती थी तो हम सोचते थे यार कितना खूबसूरत जानवर है, मगर इसकी टांग जो है वो टूटी हुई और ये लड़खड़ा के चल रहा है। तो इस वक्त हमारे मुल्क की भी इससे कोई मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है, एक टोटल अफरा तफरी का माहौल है। आप दूसरे मुल्कों को कह रहे हैं जी 5 अरब की सरमायाकारी कर रहे हैं, 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करें। आप जाके IMF को कह रहे हैं जी हमें जी आप 1 अरब दे दें, 2 अरब दे दें, 3 अरब दे दें। और यहाँ पर सूरत-ए-हाल ये है कि आपके अपने पाकिस्तानी मुल्क से उठ के जाके दुबई में 11-11, 12-12 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं। और ये भी वो है जो डिस्क्लोज है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने चीज़ें वहाँ पे अपने नाम पे नहीं रखी हुई। तो जब आपके मुल्क से आपके अपने लोग मुल्क से भाग रहे हो, अपना सरमाया कहीं और लेके जा रहे हो, उस सूरत में आप कैसे किसी दूसरे मुल्क को कह सकते हैं कि जी आप यहाँ पर आए, हमारे पास आके सरमायाकारी करें। और जो इदारा इसमें सबसे आगे है उस इदारे के अपने अफसरान जो जिनका अहद यह है कि उन्होंने इस मुल्क के साथ जीना है, इस मुल्क के साथ मरना है, बाकी किसी ने ये अहद नहीं किया, उनका ही अहद है। उनके अपने अफसरान न जाने किस तरीके से, क्योंकि हमारे मुल्क में तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप लाखों डॉलर पाकिस्तान से इतनी आसानी से बाहर लेके जाएं। वो पता नहीं किस तरीके से शिपों पे रख के, कश्तियों पे रख के, लांचों पे रख के, गधों पे रख के, पता नहीं कैसे वो दुबई लेके गए और वहाँ जाके उस इदारे के अफसरान ने भी बड़ी बड़ी जायदादें खरीदी हैं। उस इदारे के बड़े बड़े लोगों ने वो जायदादें खरीदी हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई दूसरा शख्स आपके मुल्क में आके कैसे सरमायाकारी करेगा? तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम अल्लाह पाक से इस कौम और इस मुल्क की हिदायत की दुआ करने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग।